मेरा हार्दिक नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी। और आप सभी के आग्रह पर मैंने आज भारतीय मुद्रा प्रणाली का इतिहास, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा भारतीय मुद्रा प्रणाली का इतिहास हो, भारतीय चित्रकला या वास्तुकला का इतिहास हो, यहाँ से एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। तो मुद्रा प्रणाली को मैंने 3 खंडों में विभाजित किया है। एक खंड में मैं आपसे एंशिएंट इंडिया के, प्राचीन भारतीय इतिहास के सिक्कों के बारे में डिस्कशन करूंगा और दूसरे खंड में मैं आपसे मध्यकालीन मुद्रा प्रणाली के सिक्कों के बारे में डिस्कशन करूंगा और इसके बाद तीसरे खंड में मैं आपसे कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण सिक्के हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जल्दी से आप लोग क्लास में आइए और आज की टेस्ट सीरीज़ भारतीय मुद्रा प्रणाली का इतिहास शुरू करने का समय है। एक प्रश्न हमेशा यहाँ से पूछा गया है, आप इसको नोट करिएगा और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिएगा। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता में हमें सिक्कों के प्रचलन के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह कथन पहले आपको इस कथन के बारे में बातचीत करनी है। हड़प्पा सभ्यता में हमें सिक्कों के संदर्भ में, प्रचलन के संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये कथन पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, सत्य हो सकता है या फिर सांकेतिक सिक्के प्रचलित थे। इसमें से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? मुझे बहुत ध्यान से जवाब देना है और बहुत धैर्य के साथ जवाब देना है। मेरी कोशिश है कि वो सारे प्रश्न मैं कवर कर दूं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो मुझे बताइए और शायद आप सही जवाब दे पाएंगे। ये कथन पूर्णतः असत्य है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में हमारे पास सिक्के नहीं हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में किसी भी तरह से हमारे पास सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इनका व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, एक बड़ी बात है। तो अब कुछ छात्र ये कहेंगे कि सर मुद्राएं मिली हैं, सील्स मिली हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुद्राएं मिली हैं, वो कॉइन्स नहीं है। वो एक तरह के हमारे पास ब्रांड नेम है। अपने सामान की, अपने उत्पाद की गुणवत्ता और उनकी पहचान बताने के लिए वो मोहरें यूज़ हुई हैं, एक ब्रांड नेम के रूप में यूज़ हुई हैं। ठीक है ना, एक ब्रांड नेम के रूप में यूज़ हुई हैं। किसी भी दशा में ये सिक्के नहीं हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों के प्रचलन का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। यह कथन पूर्णतः असत्य है, अर्थात गलत है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर यह हो सकती है कि सर सांकेतिक सिक्के प्रचलित थे। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में सांकेतिक सिक्के प्रचलन करने वाला जो पहला शासक था उसका नाम है दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना। तो हमारे पास मेडवल इंडिया से पहले सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन का भी कोई साक्ष्य नहीं है। दिल्ली सल्तनत के पहले हमारे पास सांकेतिक सिक्कों के प्रचलन के साक्ष्य नहीं है, यद्यपि कि इसका ये प्रयोग विफल रहा था। फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और आपको ये जान लेना चाहिए कि एटलीस्ट मैं आपसे इस टॉपिक में कम से कम 300 प्रश्न डिस्कस करने वाला हूँ। एंशिएंट और मेडवल की मुद्रा प्रणाली मिला के कम से कम 300 प्रश्न डिस्कस करूंगा। आपको नोट करना होगा, वैदिक काल में निष्क क्या है। वैदिक काल में निष्क क्या है? निष्क के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्वर्ण सिक्का है, रजत सिक्का है, गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण है या फिर राजा को प्रदान किए जाने वाले उपहार है। निष्क है क्या, मुझे बताइए। तो मुझे उम्मीद है जवाब दे पाएंगे। और किसी भी दशा में निष्क भी सिक्का नहीं है, ये गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण है। आप समझ पा रहे हैं सब लोग? यद्यपि कि इसका प्रयोग आपसी लेन देन में किया जा सकता था, लेकिन किसी भी दशा में ये निष्क सिक्का नहीं है, सिक्का नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? अगले प्रश्न की ओर जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालिए। प्रश्न बहुत शानदार ढंग से हैं।
अब एक बड़ी बात आ गई, अभी मैंने बताया कि किसी भी दशा में निष्क सिक्का नहीं है, लेकिन अब एक बड़ी बात ये आ रही है कि किस विद्वान ने निष्क का उल्लेख सिक्के के रूप में सर्वप्रथम किया है। किन्होंने बताया कि निष्क सिक्का था। 4 ऑप्शन हैं आपके पास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट के लिहाज से, पीजीटी के लिहाज से ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे बताइए, निष्क का उल्लेख सिक्कों के रूप में किस विद्वान ने किया है? पतंजलि है, कौटिल्य है, पाणिनि है या फिर अश्वघोष है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आप कौटिल्य चुन रहे हैं तो गलत है, और यहाँ पर सही जवाब है पाणिनि, व्याकरणाचार्य पाणिनि। और पाणिनि के बारे में आपको पता है, इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी है नहीं, संस्कृत व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक। पाणिनि किसके समकालीन है? मुझे बताइए, उस शासक का नाम बताइए। पाणिनि किसके समकालीन हैं? तो ध्यान रखना चाहिए, वो नंद वंश का शासक है, महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद के समकालीन हैं पाणिनि। तो कई प्रश्न यहाँ से आपको मिल रहे हैं। और आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना शानदार है। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के किस काल में उपलब्ध होते हैं? भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के किस काल में उपलब्ध होते हैं? हड़प्पा काल में तो अब ये पहले ही पता हो गया कि भाई हड़प्पा नहीं हो सकता। वैदिक काल भी नहीं है, अब ये भी क्लियर हो गया। अभी मैंने बताया कि वैदिक काल में भी निष्क बेसिकली सिक्का नहीं है। ठीक है, पाणिनि यद्यपि के उल्लेख करते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो आई थिंक इस प्रश्न का जवाब आसान है और आप जवाब दे पाएंगे, और ये है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के जो हमारे पास उपलब्ध हैं वर्तमान में, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हैं। और इन सिक्कों को कहा गया है, आपको पता है क्या कहा गया है? आहत सिक्के। इसी को इंग्लिश में कहा गया है पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है पंच मार्क्ड कॉइन्स, हिंदी का शब्द नहीं है ये। तो हिंदी में इनको आहत सिक्के कहा गया है और इंग्लिश में वो कहलाते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और जो बात मैंने आपसे अभी डिस्कस की वही बात इस प्रश्न में अंतर्निहित है कि भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से संदर्भित किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, विकल्प पहले से ही दिखाई पड़ रहा है। पंचमार्क, आहत सिक्के, है ना, ये भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्के हैं जो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमारे पास उपलब्ध होते हैं। तो आई थिंक ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अब ये शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप हो सकता है गलत कर दें। ये बताइए मुझे, आहत सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? आहत सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त हुई है? अमरावती से, बयाना से, कालीघाट से या फिर जोगलथम्बी से? मुझे बताएंगे। अमरावती है, बयाना है, कालीघाट है और जोगलथम्बी। और आई थिंक अगर आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे बयाना जवाब दे रहे हैं, तो ये जवाब गलत है और यहाँ पर सही जवाब है अमरावती। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी जो निधि है वो अमरावती से प्राप्त होती है। बी क्लियर। तो आप कहेंगे सर बयाना से, तो बयाना से गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त होता है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना से मिलता है। ठीक है, और अगर ये कहा जाए कि गुप्तकालीन सिक्कों की पहली निधि सर्वप्रथम कहाँ से मिली है, प्रथम निधि कहाँ से मिली है सिक्कों की गुप्त काल में, तो वो कालीघाट से मिली है। ठीक है, कई प्रश्न देखो इसमें भी मिल रहे हैं आपको। ये गुप्त काल के सिक्कों की बात हो रही है। और जो अमरावती की बात कर रहा हूँ वो पंचमार्क कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा ढेर अमरावती से मिला है। तो आई थिंक यहाँ पे भी आपके 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे निगाह डालिए, और शानदार प्रश्न है ये। प्रश्न भी नेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पीजीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
प्रश्न ये है कि भारतीय इतिहास के प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क्ड कॉइन्स की संज्ञा किस विद्वान ने दी? पंचमार्क्ड कॉइन्स की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? कनिंघम है, प्रिंसेप है, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा है और वी.ए. स्मिथ है। मुझे बताएंगे, जवाब दीजिए। और अगर आप प्रोफेसर जी.आर. शर्मा की बात कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा और सही जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा 1837 में। ये वही जेम्स प्रिंसेप हैं जिनको ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन का श्रेय है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए और अगला प्रश्न भी इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और अब देखिए, ये प्रश्न बड़ा शानदार है। किस विद्वान को भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक कहा जाता है? भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन है? स्मिथ हैं, जदुनाथ सरकार, मॉर्टिमर व्हीलर हैं या फिर जेम्स प्रिंसेप हैं? तो जवाब देंगे आप लोग या फिर मैं जवाब दूं? और जवाब है जेम्स प्रिंसेप। और जवाब है जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक कौन हैं? तो वो हैं जेम्स प्रिंसेप। आई थिंक चीज़ें सेटल हो रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी। याद रखिएगा, मेरी पूरी कोशिश है, क्रम से मैंने लिया है चीज़ों को। शायद एक आध प्रश्न यहाँ से बन जाए। और मुद्रा प्रणाली चूंकि एक ऐसा सेगमेंट है, अभिलेख, सिक्के, मंदिर, वास्तुकला, चित्रकला, यहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल आप देखिए, प्राचीनतम जो आहत सिक्के हैं हमारे, वो अधिकांशतः किस धातु के बने हैं? मुझे बताइएगा। स्वर्ण के हैं, ताम्र के हैं, रजत के हैं या फिर कांसे के हैं? किस सिक्के किस धातु के बने हैं? आहत सिक्के किस धातु के हैं? अधिकांशतः किस धातु के हैं? तो अगर आपने तांबा जवाब दिया है तो गलत है और सही जवाब है रजत, यानी कि चांदी के बने हैं, अधिकांशतः चांदी के बने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी स्वर्ण सिक्के नहीं हैं। स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन का अभी क्वेश्चन भी आता है और मैंने यहाँ पर आपको एक रिमार्क के तौर पर लिख दिया है कि यद्यपि कि नगण्य संख्या में तांबे के आहत सिक्के भी उपलब्ध होते हैं, नगण्य संख्या में, ना के बराबर हैं, लेकिन बेसिकली हैं वो चांदी के। मैक्सिमम नंबर ऑफ पंचमार्क कॉइन्स रजत, चांदी के बने हैं। प्रश्न ऐसे भी आता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए, किसने जारी किए? तो वो मैं अभी आपसे बाद में चर्चा करूंगा। और आप अगले प्रश्न की तरफ आइए और ये प्रश्न भी देखिए। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से अथवा सर्वाधिक बार किसका चित्रांकन हुआ है? ये बहुत शानदार प्रश्न है, बता सकते हैं? भारतीय इतिहास के प्राचीनतम आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से कोई एक निशान या कोई एक अंकन कंपलसरी है। मोर का, सूर्य का, चंद्रमा का या फिर बैल का? बताएंगे मुझे आप? और अगर आप जवाब दे रहे हैं बैल का तो ये गलत हो जाएगा, चंद्रमा भी गलत है। अब बात बची सूर्य की। तो ध्यान रखिएगा, आहत सिक्कों पर हमेशा सूर्य का चित्रांकन कंपलसरी है और कोई चिन्ह हो चाहे ना हो, लेकिन सूर्य का चित्रांकन कंपलसरी वे में हुआ है। तो 10 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए और 10 क्वेश्चन में से आपने लगभग 40 क्वेश्चन कवर किए हैं। और अब मैं आता हूं मौर्य काल में। मौर्य काल में प्रश्न ये कह रहा है, हमेशा पूछा गया ये प्रश्न और मैंने मिक्स कर दिया है दोनों प्रश्नों को, कि मौर्य काल में मुद्रा प्रणाली से संबंधित 2 अधिकारियों को चिन्हित करें। लक्षणाध्यक्ष और रूपदर्शक, पौतवाध्यक्ष या फिर रूपदर्शक, रूपदर्शक और विविताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या मुद्राध्यक्ष? अब बताइए, बता पाएंगे? जवाब दीजिए। और इसमें सही जवाब है लक्षणाध्यक्ष और रूपदर्शक। गलत मत करिएगा, लक्षणाध्यक्ष जो था वो टकसाल अधिकारी था। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सारे प्रश्न आए हैं। और आपको ये भी पता है, ये जो रूपदर्शक है ना, ये नकली सिक्कों की जांच करता था। ठीक है, रूपदर्शक।
नकली सिक्कों की जांच करता था। अब देखो यहां पर मामला एक और है। अक्सर करके दो प्रश्नों में बड़ा कंफ्यूजन है मौर्य काल में, हमेशा जल्दबाजी में हम लोग गलत करते हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया, दूसरा ये पूछा जाता है कि मौर्य काल में रूपा जीवाएं, वैश्याएं, रूपा जीवाओं का अध्यक्ष कौन था? रूपा जीवाओं का अध्यक्ष कौन था? ध्यान रखिएगा, रूपा जीवाओं का मतलब वैश्याओं का अध्यक्ष कौन था? और पहले ही ऑप्शन में रूप दर्शक होता है, वो गलत हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि रूप दर्शक नकली सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी होता है और इसका अध्यक्ष है बंधकी पोषक। किसी भी दशा में गणिका अध्यक्ष मत लगा दीजिएगा, ठीक है? और ये है बंधकी पोषक। आई थिंक क्लियर हो रहा है। गणिकाओं का अध्यक्ष था गणिकाध्यक्ष। गणिकाएं ऐसी महिलाएं थीं जो नृत्य और गायन में पारंगत होती थीं, नृत्य और गायन के द्वारा अपनी आजीविका का उपार्जन करती थीं। जबकि रूपा जीवाएं उनसे अलग थीं, देहवृत्ति में लिप्त थीं, और रूपा जीवाओं का अध्यक्ष होता था बंधकी पोषक। एक बात ये क्लियर हो रही है। और एक प्रश्न ये आता है कि पौतवा अध्यक्ष कौन था? पौतवा अध्यक्ष, मौर्य काल में पौतवा अध्यक्ष कौन था? और पहला ही ऑप्शन होता है राजकीय पोतों का अधिकारी, गलत हो जाएगा। पौतवा अध्यक्ष ये था माप तौल विभाग का अधिकारी। माप तौल विभाग, ध्यान रखेंगे, माप तौल विभाग का अधिकारी होता था पौतवा अध्यक्ष। क्लियर? तो इस प्रश्न में से भी आपको लगभग 5 प्रश्न मिल गए और मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे भेज सकते हैं। और आइए हम लोग देखते हैं मौर्य काल का अगला प्रश्न, सिक्कों से जुड़ा हुआ। मौर्य काल में सबसे छोटा ताम्र सिक्का क्या कहलाता है? आज मैं बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा सा आप अपनी अध्ययन को थोड़ा सा चेक आउट कर लीजिए कि कितने प्रश्न आज आपने सही किए, ठीक है? आप देखिए मौर्य काल में सबसे छोटा तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? कारशापण है, कांकड़ी है, माशक है या फिर धरण है? क्या जवाब आएगा बताइए? गलत मत करिए और सही जवाब है कांकड़ी। मौर्य काल में सबसे छोटा तांबे का सिक्का कहलाता है कांकड़ी। मौर्य काल में सबसे छोटा तांबे का सिक्का कहलाता है कांकड़ी। और अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ये बताइए भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस वंश के शासकों को है? ठीक है ना? अब देखिए प्रश्न आ गया, हम लोग मौर्य काल से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के कहाँ पे मिलते हैं, किस काल के शासकों ने जारी किए हैं। तो बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, और वो है हिंद यवन वंश। यहाँ से थोड़े से कन्फ्यूजन हैं आपको अभी। कुछ पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। गलत है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन वंश के शासकों को है। और वो शासक है कौन? वो है मेनांडर। तो फिलहाल यहां पर ध्यान रखिएगा, इन्हीं को कहा गया है इंडो ग्रीक। ठीक है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यवन वंश के शासकों को है। और अब यहां पर इसी से जुड़ा हुआ फिर एक अगला प्रश्न है, और अब चीजें और क्लियर हो रही होंगी और आप यहां पे जवाब तुरंत दे पाएंगे। भारतीय इतिहास में प्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय किसको है? विमाकटफिसिस, कुषाण वंश, गोंदोफर्नीज, पहलो वंश, मेनांडर, हिंद यवन वंश, जीवोदामन, कादर्मक, शक वंश। तो बिल्कुल ठीक जवाब दिया है आप लोगों ने, और सही जवाब है यहां पे मेनांडर। ठीक है? अब ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिए, ये मेनांडर हैं। शायद किसी किताब में विमाकटफिसिस लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति है। आप ध्यान रखिएगा, कुषाण वंश में सर्वप्रथम, अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि कुषाण वंश में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो उसका नाम है विमाकटफिसिस। लेकिन अगर वो कह रहा है भारतीय इतिहास में पहला स्वर्ण सिक्का किसने जारी किया, तब जवाब हो जाएगा मेनांडर। ठीक है? हिंद यवन वंश का है। क्लियर हो रही है बात? अगला प्रश्न देखें। पहले तो ये एक रिमार्क आप देख लीजिए,
भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण वंश के शासकों को है। शुद्धता, प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स, कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी। क्लियर? वो कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्डन कॉइन्स, सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी किए तो गुप्त वंश के शासकों ने। लेकिन परेशानी यह है कि गुप्त काल में सिक्कों में मिलावट की मात्रा बढ़ती गई है। गुप्त काल में सिक्के तो ज़्यादा हैं, लेकिन सिक्कों में मिलावट की मात्रा बढ़ी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहली बार स्वर्ण सिक्का किस वंश के शासकों ने? हिंद यवन वंश, मेनांडर। कुषाण वंश में पहली बार स्वर्ण सिक्का किसने? तो विमा कटफिसेस। सर्वाधिक शुद्ध संख्या में या शुद्ध मात्रा में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो शुद्ध सिक्के कुषाण वंश के शासकों को हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्डन कॉइन्स तो वो हैं गुप्त वंश के शासक। अब देखिए फिर से बात वही आ रही है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम, ध्यान देना, लेख युक्त और चित्र युक्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब उसमें लेख भी है और चित्र भी है, स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को है? लेख भी है, चित्र भी है। जीवोदामन का धर्मक वंश, विमा कटफिसेस कुषाण वंश, गोंदोफर्नीज पहला वंश, मेनांडर हिंद यवन वंश। क्या जवाब देंगे? लेख युक्त और चित्र युक्त सिक्के किसने जारी किए? कंफ्यूजन हो सकता है इस प्रश्न में, और ध्यान रखिएगा सही जवाब है मेनांडर। सही जवाब है मेनांडर। लेख युक्त और चित्र युक्त, ध्यान रखिएगा, शासक का चित्र भी है और उसका नाम भी है। लेख युक्त सिक्के की बात हो रही है, तिथि युक्त सिक्के की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, तिथि युक्त सिक्के की बात नहीं हो रही है, और अगर तिथि युक्त सिक्के की बात होगी तो जवाब चेंज हो जाएगा। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है अगला प्रश्न वही हो। बिल्कुल ठीक है, और अगला प्रश्न वही है, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम तिथि युक्त, जिसमें तिथियां भी अंकित हैं, संवत अंकित है, सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को है? तिथि युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय सर्वप्रथम किस शासक को है? तो अब यहां पर मेनांडर नहीं होगा, अब यहां पर जवाब आपका चेंज हो जाएगा, और वो है जीवोदामन का धर्मक वंश। तिथि युक्त सिक्के, भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के किस शासक ने जारी किए? तो उसका नाम है कादरमक्षक वंश और जीवोदामन। लेख युक्त और चित्र युक्त हिंद यवन वंश, मेनांडर। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर तिथियों की बात आ रही है, और ये प्रश्न मैं रिमाइंड कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, नेट में भी आया है और किसी स्टेट में पीजीटी में भी आया है। आप ध्यान रखिएगा, इन प्रश्नों को नोट करिएगा। आज बहुत सारे प्रश्न डिस्कस करूंगा, क्लास में थोड़ा धैर्य से बैठिएगा और क्लास छोड़िएगा नहीं। अभी हिंद यवन शासक मेनांडर के सिक्के पर किसका चित्रांकन है? मुझे बताइए। जटाजूटधारी शिव एवं नंदी बैल, चक्र, कमलासीन मां लक्ष्मी, चतुर्भुजी श्री कृष्ण। मुझे बताएंगे आप, मेनांडर के सिक्कों पर किसका चित्रांकन हुआ है? शिव है, चक्र है, कमलासीन मां लक्ष्मी है, या चतुर्भुजी कृष्ण है? तो सही जवाब है चक्र, धम्म चक्र का चित्रांकन हुआ है। और इससे पता चलता है कि मेनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी है। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। जटाजूटधारी शिव एवं नंदी बैल का चित्रांकन किसके सिक्कों पे है? कोई बताएगा मुझे? जटाजूटधारी शिव और नंदी बैल तो कुषाण शासक विमा कटफिसेस, याद रखिएगा, लिख लीजिए प्लीज, विमा कटफिसेस। और गौड़ नरेश शशांक के सिक्कों पर जटाजूटधारी शिव एवं नंदी बैल का चित्रांकन हुआ है। ये प्रश्न भी आया है। भगवान शिव एवं मां पार्वती का चित्रांकन हर्ष के सिक्कों पर है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर चतुर्भुजी श्री कृष्ण और मां कमलासीन लक्ष्मी का चित्रांकन आगे के प्रश्नों में आपको मिलेगा।
फिलहाल आप आइए और मुझे बताइए, हिंद यवन शासकों के सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? हिंद यवन शासकों के सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने हैं? स्वर्ण या रजत, या फिर रजत एवं ताम्र और ताम्र एवं प्रोटीन। हिंद यवन वंश के शासकों की चर्चा हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि हिंद यवन वंश के शासकों ने सर्वाधिक किस धातु के सिक्के जारी किए। तो शायद आप पता लगा पाएंगे, सोने का नहीं हो सकता, पहली बार जारी किया है सोने का सिक्का इन्होंने, लेकिन सर्वाधिक संख्या में जो सिक्के हैं इनके वो ताम्र और रजत हैं। क्लियर? वो रजत और ताम्र सिक्के हैं, किसी भी दशा में ताम्र और प्रोटीन नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है और देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासक ने अपने सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाए? ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाने वाला शासक कौन है? मौर्य सम्राट अशोक तो गलत हो जाएगा, हिंद यवन शासक मेनांडर, या फिर हिंद यवन शासक अगाथोक्लीज। ब्राह्मी लिपि की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, या फिर कुषाण शासक वेमाकटफिसेस। क्या जवाब देंगे बताइए? दे पा रहे? और सही जवाब है हिंद यवन शासक अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज से बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं चर्चा करूंगा अभी आगे के प्रश्नों में। यहाँ पर आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, क्योंकि कई प्रश्न आए हैं और अगर अभी मैं समझा दूंगा तो जवाब फिर आगे आपको देने में आसानी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूँ आप पहले जवाब दें फिर मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में जो लेख अंकित हैं वो सर्वप्रथम हिंद यवन शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर हैं। और ये ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में मौर्य सम्राट अशोक का कोई सिक्का मिलता नहीं है, ये बात क्लियर रखिएगा। रिमार्क्स में देखिए, हिंद यवन शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर बलराम एवं श्री कृष्ण का चित्रांकन हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कृष्ण और बलराम, हलधर बलराम ऐसा कह लीजिए। ये प्रश्न भी आया है। और अगाथोक्लीज के सिक्कों पर ही सर्वप्रथम शंक्वाकार स्तूप का चित्रांकन हुआ है। ये दो बातें आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुल मिला के 3 पॉइंट्स हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित करवाने वाला शासक कौन है? अगाथोक्लीज है। फिर कृष्ण और हलधर बलराम कहाँ पे हैं? अगाथोक्लीज के सिक्कों पे हैं। और सर्वप्रथम शंक्वाकार स्तूप का चित्रांकन कहाँ पर है? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। मैंने आपसे कहा है लगभग 300 प्रश्न डिस्कस करूंगा सिक्कों पर, तो आज अभी तक आपने 20 प्रश्न लगभग डिस्कस किए हैं और 20 प्रश्नों में लगभग 60 इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर की है। ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम किस शासक ने अपने सिक्कों पर द्विभाषीय या द्विलिपीय लेख अंकित करवाए? मतलब कोई ऐसा शासक भी है क्या जिसके सिक्कों पर 2 भाषाओं में या 2 लिपियों में लेख अंकित हैं? जीवोदामन है, वेमाकटफिसेस है, गोंदोफर्नीज है, या फिर डेमेट्रियस द्वितीय है हिंद यवन वंश का? मुझे बताइए कौन है? द्विभाषीय या द्विलिपीय लेख अंकित करवाने वाला शासक कौन है? ब्राह्मी लिपि तो आपको पता चल गया, वो है अगाथोक्लीज। और मुझे अपने सुझावों से आप जरूर अवगत कराइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कैसी लगी आपको क्लास। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और अगर आपने गलती से जीवोदामन चुना है तो यह जवाब गलत है और सही जवाब है डेमेट्रियस द्वितीय। ध्यान रखिएगा। और अगर ये आता त्रिलिपीय तो हो जाता जीवोदामन। ठीक है, त्रिलिपीय लेख अंकित करवाने वाला जीवोदामन है, द्विलिपीय डेमेट्रियस द्वितीय। अब देखिए वही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है ये यूजीसी में और नेट में। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, छात्र हमेशा गलत करते हैं। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम के शासक ने अपने सिक्कों पर त्रिभाषीय या त्रिलिपीय यूनानी, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में लेख अंकित करवाए? जीवोदामन। तो अब बिल्कुल मैंने पहले ही प्रश्न में इसके जवाब दे दिया था आपको, तो वो है जीवोदामन का दर्मक शक वंश। क्लियर? प्रश्नों का कलेक्शन बहुत सटीक है। आखिरकार कमीशन कहां से प्रश्न बनाएगा? सिक्कों में प्रश्न बनाना भी है उसे,
तो इन्हीं सब प्रश्नों पर उसकी नज़र है और ये सब प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मुरलीधर कृष्ण का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? मुरलीधर कृष्ण का चित्रांकन, अभी आपने ये पढ़ा कि कृष्ण और बलराम, तो वो अगाथोक्लीज के सिक्कों पे है और यहां पर ये कह रहे मुरलीधर कृष्णा का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? हिंद यवन शासक अगाथोक्लीज है, गलत है। कुषाण शासक हुविष्क है, बताइए, या फिर कुषाण शासक वसुदेव है, या फिर चोल शासक राजराज प्रथम है? और मुझे उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे और सही जवाब है यहां पे राजराज प्रथम। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मुरलीधर कृष्णा राजराज प्रथम के सिक्कों पे है। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास से काफ़ी मदद मिलेगी इस टॉपिक को पूरा कवर करने में। आप क्लास में बने रहिए और अभी लंबी क्लास चलने वाली है थोड़ी सी, और अभी इसके बाद हम आपको मेडवल इंडिया के सिक्कों पर भी काफ़ी लंबा डिस्कशन करने वाले हैं। फिलहाल अभी देखिए मुरलीधर कृष्णा राजराज चोल। अब ये कह रहा है कि चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्णा किसके सिक्कों पे हैं? चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्णा किसके सिक्कों पे है? अब देखिए एक नई बात आ गई, पढ़िए ऑप्शन। अगाथोक्लीज हैं, हुविष्क हैं, वसुदेव हैं, या फिर राजराज प्रथम है। अब यहां पर ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अगर वो कह रहा है चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण, तो वो है कुषाण शासक वसुदेव। कुषाण शासक वसुदेव, क्लियर हो रहा है। चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण, चार भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण किसके सिक्कों पर हैं? तो वो है कुषाण शासक वसुदेव। क्लियर हो रहा है। नोट्स बनाइए इसका और फिर देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न है, चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पे है? अब देखिए चतुर्भुजी भगवान विष्णु का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है? मुझे बताइए। ऑप्शन वही है, उत्तर बदल जाएगा। ऑप्शन वही है पहले प्रश्नों वाले, उत्तर बदल जाएगा और सही जवाब है यहां पर कुषाण शासक हुविष्क। ठीक है, यहां पर चतुर्भुजी भगवान विष्णु हैं, यहां पर चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण हैं, यहां पर कृष्ण और हलधर बलराम हैं, यहां पर मुरलीधर कृष्णा है। क्लियर, चारों ऑप्शन एक साथ करके और लिख लीजिए आप उत्तर। विकल्पों को मैंने इतना करीबी इसलिए रखा है कि आप फिलहाल कंफ्यूजन की स्थिति में ना जाएं। फिलहाल अब आप आगे देखिए, भारत में किस वंश के शासकों ने, ये सामान्य प्रश्न कर लिया आपने, सीसे अथवा पोटीन के सिक्के जारी किए। यहां पर बहुत टाइम लेने की जरूरत नहीं है और वो जवाब है सातवाहन वंश। सीसे अथवा पोटीन के सिक्के जारी करने वाले सातवाहन वंश के शासक हैं। बड़ा कॉमन प्रश्न है, ये कई बार आया है, अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब मुझे बताइए, सातवाहन वंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, यह कथन कैसा है? पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, सांकेतिक स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए? मुझे बताइए क्या जवाब आएगा इसमें। सातवाहन वंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, पूर्णतः सत्य है या पूर्णतः असत्य है या फिर आंशिक रूप से सत्य है? और ध्यान रखिएगा, पूर्णतः असत्य है, गलत है। सातवाहन वंश के शासकों ने स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए, स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए। इन्होंने पोटीन या सीसे के सिक्के जारी किए। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए, रिमार्क सामने है, स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए किसी भी दशा में, और रजत सिक्के नगण्य हैं, ना के बराबर हैं। चांदी के सिक्के सातवाहन शासकों के नगण्य हैं, ना के बराबर हैं। फिलहाल अगले प्रश्न को देखिए, सातवाहन वंश के सिक्कों पे चर्चा चल रही है और वो ये है कि सांची के स्तूप का चित्रांकन किस वंश के शासकों के सिक्कों पर मिलता है? सांची के स्तूप का चित्रांकन किस वंश के शासक के सिक्कों पर है? हिंद एवं शासक अगाथोक्लीज, अब तो पता ही चल गया कि गलत है। कुषाण शासक हुविष्क, ये भी गलत है। सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम, या फिर गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम? अब इन दोनों में से कोई एक है, मुझे बताइए। और अगर आपने कहीं बाय द वे कुमारगुप्त प्रथम को चुना है तो ये भी गलत हो जाएगा, और ये है शातकर्णी प्रथम। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सांची के स्तूप का चित्रांकन सातवाहन शासक शातकर्णी प्रथम के सिक्कों पर है। और अगला प्रश्न है, ये भी बड़ा कॉमन और कंफ्यूजिंग प्रश्न है,
दो पतवारों वाले मस्तूलों वाले जलपोत का चित्रांकन किस वंश के शासक के सिक्कों पर है? राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी है, सातवाहन शासक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है, या फिर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय है। दो पतवारों वाले या दो मस्तूलों वाले जलपोत का चित्रांकन, तो जवाब दे पाएंगे और बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और यह है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। ध्यान रखिएगा, दो पतवारों वाले जहाजों की बात हो रही है, तो सही जवाब वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है और एक बार कंफ्यूजन भी हुआ है लोगों को। यह कह रहा है कि शासक के सिक्कों पर मत्स्य, जलपोत एवं शंख का चित्रांकन हुआ है। किस शासक के सिक्कों पर मत्स्य, जलपोत एवं शंख का चित्रांकन हुआ है? सातवाहन शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी, या फिर सातवाहन शासक यज्ञश्री शातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, या फिर पुलकेशिन द्वितीय। क्या जवाब देंगे मुझे बताइए। और यहां पर सही जवाब है सातवाहन शासक यज्ञश्री शातकर्णी। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, यज्ञश्री शातकर्णी। अब मुझे बहुत याद नहीं आ रहा, कहीं पर यह प्रश्न ऐसे आया था कि दो पतवारों वाले जहाज का चित्रांकन किसके सिक्कों पर है, और वहां पर विकल्प में वशिष्ठिपुत्र पुलमावी उपलब्ध नहीं था, तो फिर मजबूरी में आपने ये चुना यज्ञश्री शातकर्णी, क्योंकि इसके सिक्कों पर भी जलपोत का चित्रांकन है। तो करीबी जवाब ये सही हो सकता है, लेकिन अगर बेसिकली दो पतवारों वाले जहाजों की चर्चा होगी तो केवल जवाब एक ही आएगा, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी, और यहां पर मत्स्य, जलपोत और शंख का चित्रांकन, तो जवाब है यज्ञश्री शातकर्णी। और नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन सरल है। भारत में रोजमर्रा के दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं, यह कथन किस यात्री का है या किस लेखक का है? फायान, युआनच्वांग, इत्सिंग, या फिर चाओ जुक्वा। तो यहां पर कॉमन प्रश्न है और यह चीनी यात्री फायान है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फायान। यह लिखता है, इसकी पुस्तक का नाम है फुकुओकी। वो लिखता है कि लोग दैनिक लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते हैं, और बेसिकली ये गुप्त काल में मुद्रा प्रणाली के पतन का संकेत भी है। और जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की मात्रा भी बढ़ती गई। तो फिलहाल मैं अगले सेगमेंट में यहां से आगे, यानी गुप्त काल के सिक्के और दक्षिण भारत के सिक्के, और फिर आगे अरबों के आगमन के समय के सिक्के डिस्कस करूंगा, और फिर इसके बाद मुगल, मराठा, विजयनगर और दिल्ली सल्तनत के सिक्के आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्लीज अगले लेक्चर तक मेरा वेट करिए, और आज विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।